नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन जरूरी और खास खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। दिल्ली के पावर गेम में आया नया ट्विस्ट। सिविल सेवा प्राधिकरण का होगा गठन, सिर्फ सीएम तय नहीं करेंगे अफसरों के तबादले। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का किया ऐलान। स्वच्छ नोट नीति का दिया हवाला, 30 सितंबर तक का दिया समय। जापान में हुई G7 की बैठक। जलवायु परिवर्तन पर समूह देशों ने जताई चिंता। नेट जीरो का सेट किया टारगेट। मवेशियों पर लंपी वायरस ने ढाया कहर। चपेट में आए कई राज्य। सरकार ने तेज किया टीकाकरण। और कच्छ जिले में हुई कब्रों की खुदाई। पत्थर के ब्लेड समेत मिले कई अवशेष। हड़प्पा सभ्यता के होने का अनुमान। आइए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर की कमान दिल्ली सरकार को सौंपी थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है। इसमें एनसीसीएसए यानी राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि इस अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन के बाद लाया गया है। इसके मुताबिक अब दिल्ली के ग्रुप ए ऑफिसर्स और DANICS यानी दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज के सभी अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की सिफारिश करने की शक्ति एनसीसीएसए के पास होगी। एनसीसीएसए का अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा इसमें सदस्य के रूप में दिल्ली के प्रमुख सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। प्राधिकरण में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। हालांकि सहमति न बन पाने की स्थिति में अंतिम फैसले का अधिकार LG यानी उपराज्यपाल के पास होगा। गौरतलब है कि S बालकृष्णन समिति की सिफारिश के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। साल 1991 में भारतीय संविधान में 69वें संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 AA को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 239 AA के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली में विधानसभा होगी, जिसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य मामलों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक विधेयक लाने का ऐलान किया है। इस विधेयक में बर्थ और डेथ रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। गृह मंत्री के मुताबिक आने वाले समय में सिटीजन रजिस्टर, मतदाता सूची और लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की सूची को अपडेट करने के लिए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम भी लॉन्च किया। गौरतलब है कि SRS के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर के साथ साथ अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय द्वारा हर साल बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण किया जाता है। इसके तहत कवर किए जाने वाले ब्लॉक्स की जियो फेंसिंग भी की जाती है ताकि डेटा में किसी भी प्रकार की हेराफेरी न की जा सके। जानकारी के मुताबिक ये विधेयक जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन के बाद पेश किया जाएगा। पंजीकरण में संशोधन करने और राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस बनाए रखने का प्रस्ताव भारत के महापंजीयक के पास उपलब्ध होगा। इससे जनसंख्या रजिस्टर, चुनावी रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डेटाबेस को अपडेट करने में आसानी होगी। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को संचलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि आरबीआई के मुताबिक ये नोट वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते रहेंगे। अगर आसान शब्दों में कहें तो जनता इनका उपयोग लेन देन के रूप में करती रहेगी। हालांकि 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट किया कि एक बार में केवल 20,000 रुपए यानी 2000 रुपए के केवल 10 नोटों को ही बदला या जमा किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि उसने ये निर्णय स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में लिया है। स्वच्छ नोट नीति बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देने का उपाय करती है। गौरतलब है कि आरबीआई ने इससे पहले भी साल 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला लिया था, क्योंकि उनमें 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा विशेषताएं थीं। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को साल 2016 में जारी किया था। इसके लिए आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत आरबीआई एकमात्र अधिकृत एजेंसी है।
वहीं धारा 24 के मुताबिक भारत में अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोट जारी किए जा सकते हैं, जबकि नोट की डिजाइन, रूप और सामग्री के बारे में धारा 25 में बात कही गई है। इसके मुताबिक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नोट की रूपरेखा को ही मान्यता दी जा सकती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 602वीं बैठक हुई। बैठक में आरबीआई ने अधिशेष के रूप में लेखा वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। साथ ही आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% से बढ़ाकर 6% करने का भी निर्णय लिया गया। इसके पहले लेखा वर्ष 2021-22 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए थे। रिजर्व बैंक अधिशेष वो राशि है जो हर साल आरबीआई द्वारा सरकार को हस्तांतरित की जाती है। यह अधिशेष आरबीआई के सभी खर्चों को पूरा करने के बाद बची हुई राशि होती है। अधिशेष हस्तांतरण से सरकार पर राजकोषीय दबाव में कमी आती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 अधिशेष लाभों के आवंटन में यह प्रावधान किया गया है कि बैंक अपने समस्त खर्चों के भुगतान के पश्चात सरकार को अधिशेष का हस्तांतरण करेगा। असल में रिजर्व बैंक के आय के कई साधन हैं। इसमें खुले बाजार की प्रक्रिया का संचालन प्रमुख है। इसके तहत केंद्रीय बैंक खुले बाजार में बॉन्ड की खरीद बिक्री करता है, साथ ही इससे ब्याज प्राप्त करता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन भी इसकी आय का स्रोत है। इसके तहत रिजर्व बैंक डॉलर को कम मूल्य में खरीदकर मुनाफा प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्य में इसकी बिक्री करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के नियमों को संशोधित किया है। इसका मकसद भारत से बाहर क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई रकम को एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में लाना है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये महंगा पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने आरबीआई की सलाह के बाद इससे जुड़े नियम में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इसके बाद दूसरे देशों में क्रेडिट पर 20% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देना होगा। इसका भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार द्वारा किया जाता है। हालांकि इनके द्वारा सामान बेचते समय खरीदार या ग्राहक से इसकी वसूली की जाती है। गौरतलब है कि बजट 2023 में सरकार ने विदेशी टूर पैकेज और टीसीएस की मौजूदा 5% की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया था। ये प्रावधान 1 जुलाई 2023 से लागू होंगे। इसमें शिक्षा और मेडिकल खर्चों पर छूट प्रदान की गई है। नए प्रावधानों के मुताबिक टीसीएस पर टैक्स रिटर्न क्लेम करने की सुविधा प्राप्त है। आपको बता दें कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को साल 2004 में लाया गया था और इसका मकसद माता पिता द्वारा विदेश में पढ़ने वाले अपने बच्चों को पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करना था। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में $2,50,000 तक ही ट्रांसफर करने की अनुमति प्राप्त है। इसके अलावा एलआरएस भारतीय नागरिकों को चिकित्सा व्यय या यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा सेवाएं भी प्रदान करती है। हालांकि कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और धर्मार्थ ट्रस्ट एलआरएस का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है। वहीं अगर फेमा की बात करें तो इसे साल 1999 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे विदेशी व्यापार और विनिमय लेन देन को प्रशासित करने के मकसद से लाया गया था। आधिकारिक तौर पर यह 1 जून 2000 को लागू हुआ था। हाल ही में जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में G7 समूह के देशों के साथ ही भारत भी शामिल हुआ। 3 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन चर्चा का प्रमुख विषय जलवायु परिवर्तन रहा। यही वजह है कि G7 ने साल 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि नेट जीरो उत्सर्जन से तात्पर्य है कि ग्रीन हाउस गैस उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में अब तक का सबसे ज्यादा उत्सर्जन हुआ था। हालांकि कोरोना महामारी के बाद साल 2020 में इसमें कमी आई थी, लेकिन 2021 में उत्सर्जन फिर से बढ़ गया। ऐसे में G7 के शिखर सम्मेलन में सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को नेट जीरो स्थिति प्राप्त करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विस्तृत रोड मैप के साथ आने के लिए कहा गया है। साथ ही G7 समूह ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में सब्सिडी खत्म करने जैसे कदम उठाने की भी बात कही है। गौरतलब है कि एक अध्ययन में दावा किया गया है कि साल 2023 अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष साबित हो सकता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य साल 2070 तक प्राप्त करने की बात कही है। भारत साल 2030 तक उत्सर्जन के पीक पर पहुंच सकता है। हालांकि भारत ने नेट जीरो की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसमें साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से करीब 50% संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है।
साथ ही सौर ऊर्जा की मदद से साल 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य हासिल करने का संकल्प भी लिया है। इसके अलावा भारत ने ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है। हाल ही में FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट 2023 का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रशांत क्षेत्र में भारत के जुड़ाव का विस्तार करने पर केंद्रित रहा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने की। हालांकि इसका आयोजन साल 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। हालिया हुए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह में शामिल सभी देशों के लिए डिसैलिनेशन यूनिट्स यानी खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने वाले संयंत्र प्रदान करने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फूड कैंप आयोजित करने की बात कही है। ऐसे कैंपों का आयोजन साल 2024 से हर साल इन द्वीपीय देशों में किया जाएगा। इसके अलावा फिजी में एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जिसका सारा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि FIPIC की शुरुआत नवंबर 2014 में की गई थी और इसमें भारत के अलावा प्रशांत महासागर में स्थित 14 द्वीपीय देश शामिल हैं। इनमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानुआतु शामिल हैं। इनमें से कई देशों के पास बड़े EEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। गौरतलब है कि EEZ वो दूरी है जहां तक एक तटीय राष्ट्र का महासागर पर अधिकार होता है। इसमें जीवित और निर्जीव दोनों संसाधन शामिल होते हैं। आमतौर पर किसी देश के प्रादेशिक समुद्र से 200 समुद्री मील या 230 मील तक इसका विस्तार होता है। आपको बता दें कि 2021-22 में भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच कुल वार्षिक व्यापार $570 मिलियन का है। इसमें मूल्य के मामले में पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। व्यापार की वस्तुओं में प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, खनिज ईंधन और अयस्क आदि शामिल हैं। हाल ही में एक अध्ययन में एल नीनो को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक 2023 में एल नीनो के टकराने की संभावना है। इसके कारण 2029 तक दुनिया को $3 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। साल 2020 से 2099 तक नुकसान के $84 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि यह अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 1982-83 और 1997-98 के दौरान एल नीनो की घटना के बाद 5 साल से अधिक समय तक धीमी आर्थिक वृद्धि हुई। भारत की बात करें तो 1982-83 और 1997-98 में एल नीनो के कारण होने वाला नुकसान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 3% और 1.5% था। जानकारों के मुताबिक बीते 3 साल से जारी ला नीना का प्रभाव इस साल समाप्त हो गया है। इसी के साथ एल नीनो के इस साल के अंत तक टकराने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी के मुताबिक इस सर्दी में एल नीनो के 90% हिस्से के हिट करने की संभावना है। आपको बता दें कि एल नीनो और ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के तापमान में बदलाव का जटिल मौसम पैटर्न है। इसे ENSO यानी एल नीनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। एल नीनो ENSO का गर्म चरण होता है। इसकी आवृत्ति ला नीना से अधिक होती है। इसके विपरीत ला नीना ENSO का ठंडा चरण है। एल नीनो के विपरीत ला नीना की घटनाएं 1 से 3 साल के बीच होती हैं। ये आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक नहीं रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान दोनों घटनाएं चरम पर होती हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित हवाई विश्वविद्यालय ने कोरल रीफ के लिए एक AI टूल को विकसित किया है। इसकी सहायता से अंतरिक्ष से कोरल रीफ्स की पहचान और इनके क्षेत्र को मापने में आसानी होगी। इस तरह इसकी मदद से शोधकर्ता कोरल रीफ के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकेंगे। विशेषज्ञों की माने तो ये टूल रीफ हेलोस की निगरानी कर प्रवाल भित्तियों की पहचान कर सकेगा। गौरतलब है कि रीफ हेलोस रेत के रिंग के पैटर्न की तरह बने होते हैं। ये पैच रीफ के आसपास पाए जाते हैं। इन्हें ग्रेजिंग हेलोस या सैंड हेलोस के रूप में भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों में इनकी मौजूदगी साफ तौर पर नजर आती है। इसलिए इनके माध्यम से कोरल रीफ की आसानी से पहचान की जा सकती है। आपको बता दें कि कोरल रीफ छोटे छोटे पॉलिप से बनते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। प्रवाल भित्तियां तटीय क्षेत्र के कटाव को रोकने में सहायक होती हैं और इन्हें जलीय पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का प्राथमिक स्रोत होती हैं। साथ ही कई समुद्री जीवों के लिए प्रवाल भित्तियां आवास का भी काम करती हैं। गौरतलब है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य कोरल पर निर्भर है। इसी वजह से इसे महासागरीय वर्षावन भी कहा जाता है। अगर अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन की रिपोर्ट की माने
तो अभी तक करीब 30 से 50% प्रवाल भित्तियां नष्ट हो चुकी हैं। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के बढ़ते स्तर और समुद्री पानी के तापमान में बदलाव जैसे दूसरे कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। हाल ही में आर्सेनिक के प्रभावों के संदर्भ में एक अध्ययन किया गया है। इसके मुताबिक आर्सेनिक की छोटी मात्रा भी बच्चों, किशोरों और युवाओं के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। इसके संपर्क में लंबे समय तक रहने से विश्व की एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एक मूक महामारी के तौर पर सामने आ सकती है। हालिया अध्ययन में पाया गया है कि आर्सेनिक के संपर्क में आने वाले लोगों में ग्रे मैटर की कमी पाई गई है। गौरतलब है कि ग्रे मैटर दिमाग का वो हिस्सा होता है जो संज्ञानात्मक कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा संपर्क में आने वाले लोगों के मस्तिष्क के प्रमुख हिस्सों के भीतर कमजोर कनेक्शन देखा गया है। इसके कारण एकाग्रता, कार्यों के बीच स्विचिंग और सूचना के अस्थायी भंडारण की क्षमता पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के कई हिस्सों में आर्सेनिक भूजल के माध्यम से भोजन में शामिल हो रहा है। इनके मुताबिक आर्सेनिक मुख्य तौर पर चावल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर लंबे समय से आर्सेनिक की उच्च पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। आपको बता दें कि आर्सेनिक एक प्राकृतिक तत्व है जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है। अगर इससे होने वाले दुष्प्रभावों की बात करें तो WHO के मुताबिक आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने से त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। साथ ही आर्सेनिक न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा यह हृदय संबंधी समस्याओं, डायबिटीज, श्वसन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों और कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी कारण बनता है। एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों के मवेशी लंपी स्किन डिजीज के शिकार हो रहे हैं। बीते 2 हफ्तों में इसके करीब 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने कहा है कि अभी स्थिति गंभीर नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने पशुपालकों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि लंपी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। ये एक संक्रामक बीमारी है और ये कैप्री पॉक्स वायरस नामक वायरस के कारण होती है। इसमें एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण फैलता है। गांठदार त्वचा रोग मुख्यतः मच्छरों और मक्खियों के काटने से जानवरों में फैलता है। इसके लक्षणों में संक्रमित पशु को तेज बुखार आना, उसके वजन में कमी, आंखों से लगातार पानी आना और शरीर पर दाने निकलना आदि शामिल हैं। इस संक्रमण के कारण पशु को खाने और चबाने में तकलीफ होती है। इसकी वजह से उनका वजन तेजी से घटता है और उनके दूध देने की क्षमता पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। भारत में इस बीमारी के खिलाफ सरकार जोर शोर से टीकाकरण अभियान चला रही है। ये अभियान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। हालांकि मंत्रालय की माने तो पशुओं ने इस बीमारी के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर ली है। आपको बता दें कि जब किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों या जीवों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई अहम जानकारी हासिल हुई है। यहाँ 197 कब्रों की खुदाई हुई है। 2018 के बाद से पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 500 कब्रों की खोज की थी। ये क्षेत्र लगभग 16 हेक्टेयर में फैला हुआ है। खुदाई से सीप की एक चूड़ी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के ब्लेड, मानव कंकाल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह कब्रिस्तान लगभग 5000 साल पुराना है, जिसके हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण से संबंधित होने का अनुमान है। हालांकि शोधकर्ता अभी भी इस राज को सुलझाने में लगे हुए हैं। कब्रिस्तान से जुटाए गए एक सीप की चूड़ी के टुकड़े का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में परीक्षण किया गया। परीक्षण के नतीजों से पता चला है कि यह लगभग 2850 ईसा पूर्व के समय का है। इसके अलावा कब्र के साथ मिले मिट्टी के बर्तन मुख्य रूप से रेडवेयर, बफवेयर और ग्रेवेयर की सिंध और बलूचिस्तान और उत्तरी गुजरात में पूर्व शहरी हड़प्पा के बर्तनों से तुलना की जा रही है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि खटिया क्षेत्र की मिट्टी अम्लीय है। इससे शव का तेजी से सड़ना आसान हो जाता है, इसलिए यहां से खोदे गए नमूनों से डीएनए को निकालना कठिन हो रहा है। गौरतलब है कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये लगभग 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। इसके 5000 से 2600 ईसा पूर्व तक की अवधि को पूर्व शहरी हड़प्पा चरण के रूप में जाना जाता है। वहीं 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय को शहरी हड़प्पा चरण के नाम से जाना जाता है। यहां से ही इस सभ्यता के पतन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को उत्तर शहरी हड़प्पा काल माना जाता है।
हाल ही में डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने करीब 18.1 किलोग्राम एम्बरग्रीस को जब्त किया है। ये जब्ती तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर की गई है। इसकी बाजार में कीमत करीब 31.67 करोड़ रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि एम्बरग्रीस एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ होता है जिसे स्पर्म वेल से प्राप्त किया जाता है। हालांकि केवल 1% स्पर्म वेल ही एम्बरग्रीस का उत्पादन करती हैं। अमूमन समुद्री किनारों पर कई बार एम्बरग्रीस तैरता हुआ पाया जाता है। इसकी ऊंची कीमत के कारण इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः परफ्यूम बनाने में किया जाता है। वहीं अगर स्पर्म वेल की बात करें तो यह समुद्री जीव विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलीय क्षेत्र में पाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। इस तरह इसका शिकार या इसके किसी भी उत्पाद का कब्जा और व्यापार इस अधिनियम के तहत अवैध है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। यात्रा के दौरान उन्होंने द्वारका जिले के ओखा में एनएसीपी यानी राष्ट्रीय अकादमी तटीय पुलिसिंग के परिसर का शिलान्यास किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य तटीय पुलिस कर्मियों के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है। असल में साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को मंजूरी दी थी। ये देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी है जो तटरेखा की प्रभावी सुरक्षा के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगी। ये 9 तटीय राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों की भी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इससे तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। 450 एकड़ से अधिक भूमि पर इस परिसर को बनाने में लगभग 470 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत की 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा में से लगभग 5,422 किलोमीटर मेनलैंड की सीमा है। इस प्रकार कुल मिलाकर समुद्र किनारे लगभग 1,382 द्वीप समूह, 3,337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर प्रमुख बंदरगाह मौजूद हैं। चलिए अब खबरों के बाद बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 के तहत की गई है। 2. दिल्ली के ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स और दादरा एवं नागर हवेली सिविल सेवा के सभी अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की सिफारिश करने की शक्ति इस प्राधिकरण के पास होगी। उपर्युक्त में से सही कथन है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आरबीआई ने 2,000 रुपए के नोट को वर्ष 2016 में जारी किया था। 2. आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के तहत भारत में अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। 3. आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 25 नोट की डिजाइन, रूप और सामग्री से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथन है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत नवंबर 2014 में की गई थी। 2. इसमें भारत के अलावा प्रशांत महासागर में स्थित 16 द्वीपीय देश शामिल हैं। उपर्युक्त में से सही कथन है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा का उदाहरण है। 2. यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समीप उत्पन्न होती है। 3. एल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मॉनसून मजबूत हो जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। उपर्युक्त में से सही कथन है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुजरात राज्य के ओखा में राष्ट्रीय अकादमी तटीय पुलिसिंग को स्थापित किया गया। 2. इसका प्राथमिक उद्देश्य तटीय पुलिस कर्मियों के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है। 3. भारत की 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। उपर्युक्त में से सही कथन है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर उपरोक्त सभी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना है। बता दें कि WHO का पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भारत में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। प्रधानमंत्री को प्रशांत द्वीपीय देशों की एकता और ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाने के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया। बीते दिनों नई दिल्ली में ISO कोपोल्को के 44वें संस्करण की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को भारतीय मानक ब्यूरो ने आयोजित किया। यह बैठक 23 मई से शुरू होकर 26 मई को संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। इसमें कोपोल्को की अध्यक्ष सुश्री सैंडी डेंटन सहित अन्य आला अधिकारियों ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि ISO कोपोल्को उपभोक्ता नीति हेतु ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की एक समिति है। दुनिया के 168 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। यह समिति व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों की विविध श्रेणियों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मानकों का विकास करती है। साथ ही मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी कार्य करती है। हाल ही में शिक्षा और कौशल विकास पर भारत अमेरिका कार्यकारी दल का शुभारंभ हुआ। इसका मकसद कौशल अंतराल को दूर करना, रोजगार में वृद्धि और दोनों देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। साथ ही दोनों देशों के बीच अकादमिक और सांस्कृतिक ज्ञान को भी साझा करना है। गौरतलब है कि इस कार्यकारी दल की स्थापना की घोषणा बीते साल वॉशिंगटन DC में आयोजित 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान की गई थी। इसके तहत दोनों देश शैक्षिक संस्थानों के बीच अंतर संबंधों को प्रोत्साहित करेंगे। हाल ही में GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के भाग के रूप में कंपनी ने कोलकाता में गेन्स चैलेंज यानी GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना 2023 की शुरुआत की है। इसका मकसद जहाज निर्माण में तकनीकी प्रगति हेतु अभिनव समाधानों की पहचान कर इसे प्रोत्साहित करना है। साथ ही जहाज डिजाइन एवं निर्माण उद्योग में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना है। गौरतलब है कि गेन्स 2023 चैलेंज एक द्विस्तरीय प्रक्रिया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने और विचारों को साझा करने की उम्मीद है। GRSE भारत की अग्रणी रक्षा शिपयार्ड और प्रथम श्रेणी की मिनी रत्न कंपनी है, जिसने 1961 में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी युद्धपोत INS अजय प्रदान किया है। बीते दिनों जन जैव विविधता रजिस्टर को अपडेट करने और सत्यापन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का गोवा में शुभारंभ किया गया। इसका मकसद भारत की समृद्ध जैविक विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करना है। जानकारों के मुताबिक अब तक देश में 2,67,608 पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान जैव विविधता प्रबंधन समिति के अनूठे उत्पादों को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इसमें आवास संरक्षण, भू प्रजातियों का संरक्षण, जानवरों की नस्लें, सूक्ष्म जीव और क्षेत्र की जैविक विविधता से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड की जाती है।
हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया गया। इसमें लगभग 15,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को डिजिटल वेब, सॉफ्टवेयर, मोबाइल आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। साथ ही दिव्यांग जनों को पहुंच या समावेशन प्रदान करना है। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश के दिव्यांग जनों के लिए विकास एजेंडा निर्धारित करने वाला नोडल निकाय है। इसके द्वारा एक समावेशी समाज का सृजन करने के लिए दिव्यांग जनों को समृद्धि एवं विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वे सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी सके। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फोरम शॉपिंग की निंदा की है। जब वादी या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं तो इसे फोरम शॉपिंग कहा जाता है। आमतौर पर वादी तथा वकील मुकदमे को उस न्यायाधीश अथवा न्यायालय को स्थानांतरित करना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है कि निर्णय अधिक अनुकूल हो सकता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।